आप लोगों को यस सर। यस सर। और सेक्शन 7 में लेबर कोड के बारे में प्रावधान है। तो अगर आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के स्कीम को देखेंगे तो उन्होंने 3 टियर एडजुडिकेशन का प्रोविजन किया है सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में एक है, फर्स्ट टियर है उसका लेबर कोड, सेकेंड टियर है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल और थर्ड टियर है नेशनल ट्राइब्यूनल। आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एंड नेशनल ट्राइब्यूनल। यस सर। अब नाउ लेबर कोर्ट का गठन कैसे होता है? लेबर कोर्ट का गठन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जो सरकार है, वो बाय ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट इसको कंस्टिट्यूट करती है। वो एक से अधिक भी कंस्टिट्यूट कर सकती है। लेबर कोर्ट किस तरह के मामले, किस तरह के डिस्प्यूट्स का एडजुडिकेशन करती है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के सेकेंड शेड्यूल में जो डिस्प्यूट स्पेसिफाइड है उसका एडजुडिकेशन लेबर कोर्ट के द्वारा होता है। ये सामान्यतया इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के डे टू डे वर्किंग से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स हैं, जो इश्यूज हैं, उसका ही एडजुडिकेशन करती है। जैसे कि एम्प्लॉइज का सस्पेंशन, डिसमिसल, डिस्चार्ज और स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो उसकी लीगैलिटी और अदरवाइज ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय द एम्प्लॉयर अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर आप लोग समझते हैं? स्टैंडिंग समझते हैं, ओके। और नेक्स्ट, विथड्रॉल ऑफ एनी कंसेशन और प्रिविलेज। जो एम्प्लॉइज को कुछ कंसेशंस और प्रिविलेज मिला हुआ है, अगर वो एब्रप्टली विथड्रॉ कर लिया जाता है, ऐसे जो डे टू डे वर्किंग से रिलेटेड है। लीगैलिटी और अदरवाइज ऑफ एन स्ट्राइक और लॉकआउट। कोई स्ट्राइक होता है, लॉकआउट होता है, तो वो वैलिड था, लीगल था, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। ये सारे जो इश्यूज हैं लेबर कोर्ट अपना अवार्ड देती है और ये गवर्नमेंट को भेजती है। लेबर कोर्ट आप कल हम लोग ने देखा था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन और कंसिलिएशन। उस सब में आपने देखा होगा कि एक टाइम लिमिट है कि इतना दिन के भीतर में आपको रिपोर्ट देना है। जैसे इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को उन्होंने दिया है कि जिस दिन से इंक्वायरी शुरू करेंगे उसके 6 महीने के भीतर आपको रिपोर्ट देना है। बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन के लिए उन्होंने कहा है कि नॉर्मली आपको 2 महीना में रिपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन लेबर कोर्ट के लिए उन्होंने स्पेसिफिक टाइम फिक्स नहीं किया है, लेकिन इन्होंने कहा है कि आपको एक्सपेडिशसली डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करना है। लेबर कोर्ट हैज टू एडजुडिकेट एक्सपेडिशसली। देयर इज नो टाइम लिमिट, बट एक्सपेडिशसली करना है। ठीक है सर? सॉरी सर, यस। एक क्वेश्चन था सर, ये स्टैंडिंग ऑर्डर होता क्या? मुझे लगा सर असेंडिंग ऑर्डर था, लेकिन ये स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर होता है जहां Yes, पर कि एम्प्लॉइज का जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है, एग्रीड टर्म्स ऑफ कंडीशंस, जो सर्विस रूल में हम लोग कहते हैं सर्विस कंडीशंस रूल्स। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसका एक सर्विस कंडीशंस रूल्स होगा कि आप किस तरह के काम को मिसकंडक्ट कंस्टिट्यूट किया जाएगा, आपको क्या करना है, आपको नहीं करना है, आपका किस तरह से आपके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। ये सारे जो रूल्स हैं उसी को प्राइवेट इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में स्टैंडिंग ऑर्डर्स कहते हैं। समझ गए? यस सर। ओके। अब दूसरा इसका टियर है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल
में सरकार जितनी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल चाहे वो जितना जरूरी समझे, the state government is empowered to constitute as many industrial tribunal as it thinks fit. वो जितना जरूरी समझे उतना इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल वो गठित कर सकती है जरूरत के हिसाब से, ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जो उसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बहाल होते हैं, उनका रैंक हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। समझ गए? इंडस्ट्रियल sir. ट्राइब्यूनल के द्वारा जो एडजुडिकेशन होता है वो दोनों ही पार्टीज पर बाइंडिंग होता है। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल किस तरह के डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करती है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के शेड्यूल 3 में जो डिस्प्यूट्स स्पेसिफाइड है, जैसे कि disputes relating to wages, disputes relating to hours of work and rest, leave and holidays, compulsory and other allowances, bonus, profit sharing, provident fund, gratuity, discipline, तो ये सब भी सर्विस से ही कंसर्न है, बट बेनिफिट्स जो एम्प्लॉइज को मिलता है, वेजेस का, जो उसका सर्विस कंडीशंस में उसका जो रेस्ट का और वर्किंग पीरियड होना चाहिए, उसको कितना हॉलीडेज मिलना चाहिए, कितना लीव मिलना चाहिए, बोनस क्या, प्रॉफिट, ये सब जो अगर आपको इस तरह का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है तो दैट डिस्प्यूट वुड बी रेफर्ड टू इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। हैव यू गॉट इट? समझ गए? Yes. Yes, sir. Yes. And its third tier is national tribunal. नेशनल ट्राइब्यूनल का गठन केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। And it is constituted to adjudicate the disputes of national importance. ऐसा डिस्प्यूट्स जो कि राष्ट्रीय महत्व का है, जिसका की एडजुडिकेशंस का प्रभाव समूचे देश पर पड़ने वाला है, ऐसे डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करने के लिए नेशनल ट्राइब्यूनल का गठन किया जाता है। या तो इश्यूज या डिस्प्यूट नेशनल इंपॉर्टेंस का होना चाहिए, या ऐसे डिस्प्यूट्स होना चाहिए जो एक से अधिक राज्यों के इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स को अफेक्ट करता हो, प्रभावित करता हो, ठीक है। तो इसके एडजुडिकेशन के लिए दो तरह के डिस्प्यूट्स वहां जाएंगे, रेफर किए जाते हैं। एक तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है, और दूसरा जिसका रेमिफिकेशंस मोर देन वन स्टेट के इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर पड़ता हो, ठीक है। Yes, sir. अब अगर कोई डिस्प्यूट नेशनल ट्राइब्यूनल को रेफर किया गया है, if it is being considered or if it is pending before the national tribunal, then the same dispute cannot be adjudicated by the labor court and the industrial tribunal. लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन आउस्ट हो जाता है। They are debarred from considering the dispute which is being considered by the national tribunal. Any difficulty? No. No, sir. Okay. No, sir. अब अगर कोई डिस्प्यूट पहले से, if it is pending before the labor court or the industrial tribunal and it has been referred to the national tribunal, कोई डिस्प्यूट जो वहाँ इन दोनों जगहों में से या किसी एक जगह पर पेंडिंग है और उसको अब नेशनल ट्राइब्यूनल में रेफर किया गया है, भारत सरकार उसी इश्यूज को नेशनल ट्राइब्यूनल कंसीडर कर रही है, तो यहाँ जो इश्यूज पेंडिंग है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगा, वो उसका एडजुडिकेशन नहीं होगा, दैट वुड बी डिसमिस्ड on the ground that the same issue is being considered by the national tribunal.
सर Followed ये it? वाला पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। एक डिस्प्यूट जो कि या तो लेबर कोर्ट में ऐसा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो यदि नेशनल ट्राइब्यूनल को रेफर कर दिया गया है, नेशनल ट्राइब्यूनल का गठन होता है भारत सरकार के द्वारा, यस और लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर स्टेट में पहले से ही ये इसी डिस्प्यूट्स को इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या लेबर कोर्ट दोनों में से कहीं भी पहले से पेंडिंग है, अगर उसी डिस्प्यूट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल ट्राइब्यूनल को रेफर किया है, तो इन दोनों जगहों पर उसका एडजुडिकेशन नहीं होगा। जो पेंडिंग मैटर्स है वो समाप्त हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, रिसाइंडेड और डिसमिस्ड। समझ गए? यस सर। तो आप समझ गए कि सेक्शन 7 में 3 टियर एडजुडिकेशन का प्रोविजन है, लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एंड नेशनल ट्राइब्यूनल। ये किस तरह के डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेट करते हैं, आपने ये भी समझ गया। इसमें किस इनका जो अगर नेशनल ट्राइब्यूनल पेंडिंग है तो इन दोनों जगहों पे नहीं होगा। अब डिस्प्यूट्स एडजुडिकेशन का एक मैकेनिज्म है आर्बिट्रेशन, जो आप लोगों के सिलेबस में है, आप लोगों को पढ़ना है। आर्बिट्रेशन 2 तरीके से होता है, एक को कहते हैं वॉलंटरी आर्बिट्रेशन और दूसरा होता है कंपलसरी आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के लिए जो रेफरेंस होता है उसका 2 तरीका है, वन इज कॉल्ड वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, अदर इज कॉल्ड कंपलसरी आर्बिट्रेशन, राइट? when यस it सर। when it would be a voluntary arbitration, if both the sides agrees or jointly or unanimously decides that their dispute should be referred to the arbitration, जब पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं कि इस डिस्प्यूट्स का एडजुडिकेशन आर्बिट्रेशन के माध्यम से होना चाहिए, तो ऐसे डिस्प्यूट्स तो इसे वॉलंटरी आर्बिट्रेशन कहेंगे। Voluntarily they have decided to go for arbitration, है ना? और ये दोनों अगर डिसाइड करते हैं कि मेरे डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के माध्यम से डिसाइड किया जाए, then the appropriate government has no choice, it has to refer it to the arbitration। ठीक है? दूसरा जो आर्बिट्रेशन है वो है कंपलसरी आर्बिट्रेशन। कंपलसरी आर्बिट्रेशन तब होता है जब गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इस डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के माध्यम से एडजुडिकेट होना चाहिए। द गवर्नमेंट फाइंड्स इट फिट टू बी रेफर्ड टू द आर्बिट्रेशन। ठीक है? ये वॉलंटरीली डिसाइड नहीं करते हैं, ये कंपलसरी है। अगर गवर्नमेंट ने उनके डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन में भेज दिया तो द पार्टीज हैज टू टेक पार्ट इन द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, and that is how it is called compulsory arbitration. I hope I am clear. यस सर। यस सर। अब आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल दोनों पक्षों को सुनती है, उनके फैक्ट्स, उनके ग्राउंड्स, उनके आर्गुमेंट्स जो भी हैं, सारे तथ्यों पर विचार करके वो अपना अवार्ड देती है। ठीक है? ये आर्बिट्रेशन के बारे में आप समझ गए। यस सर। आप लोगों को ग्रीवांस के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है? यस सर। सर आर्बिट्रेशन के 2 तरीके से होता है, लेकिन एक्चुअली आर्बिट्रेशन क्या हुआ? आर्बिट्रेशन ये हुआ कि उसमें एक आर्बिट्रेटर बहाल होता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक है? यस सर। और वो उस आर्बिट्रेटर के सामने दोनों पक्ष अपना डिस्प्यूट प्रेजेंट करते हैं, जो उनके फैक्ट्स हैं, जो उनके ग्राउंड्स हैं, जो उनका आर्गुमेंट है, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड देता है। ठीक है? ये आर्बिट्रेशन एक क्विक और इनएक्सपेंसिव एडजुडिकेशन प्रोसेस है,
अब किसी चीज के लिए अगर आप सिविल सूट्स फाइल करिएगा तो उसमें बहुत लंबा समय लगता है, उसका प्रोसीजरल डिलेज बहुत होता है। इसमें उस सब को स्क्रैप करके ये क्विक डिस्पोजल किया जा सके, इसके लिए आर्बिट्रेशन का प्रोविजन है। हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 अभी विथ इट्स अमेंडमेंट्स वैलिड है। तो आप जब आर्बिट्रेटर के यहाँ आपका, जैसे आप लेबर कोर्ट में गए तो वहाँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में आप गए, वहाँ जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है, आर्बिट्रेशन में गए तो आपको आर्बिट्रेटर के यहाँ अपना केस प्रेजेंट करना पड़ेगा। यानी इट इज क्लियर? सर एक वॉलेंट्री और ये इसका जो दो पार्ट है, एक वॉलेंट्री है, एक कंपलसरी है। तो सर वॉलेंट्री में एक स्लाइड में आपका लिखा हुआ था, उसमें सर दिया हुआ था सर ज्वाइंटली क्या था उसका, डिसाइड। हाँ, तो ये इसका मतलब क्या है? अगर किसी डिस्प्यूट्स में दो पक्ष है होगा ना, अगर ये वो दोनों पक्ष अपने आप में संयुक्त रूप से ये डिसाइड करता है, ज्वाइंटली का मतलब है संयुक्त रूप से, वो लोग खुद ये डिसाइड कर लेगा अपने इच्छा से, वो लोग, उन्हीं लोगों की इच्छा है कि इस डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन के थ्रू से एडजुडिकेट किया जाए। तो सर ज्वाइंटली में कौन कौन आएंगे? गवर्नमेंट भी आएंगे और जो ज्वाइंटली में आगे पार्टीज टू द डिस्प्यूट। ज्वाइंटली मतलब दोनों एक साथ मिलके एक स्वर से कहा कि नहीं भाई इसको आर्बिट्रेशन में भेज दीजिए। दोनों ने कहा कि मेरा भी विचार है कि आर्बिट्रेशन में भेज दिए, दूसरे ने कहा कि यस हमारा भी विचार है कि इसको आर्बिट्रेशन में भेज दीजिए। दैट इज कॉल्ड ज्वाइंटली। समझ गया? यस सर। ओके, तो हम लोग इतना समझ गए। अब ये समझिए कि ग्रीवांस क्या होता है। ग्रीवांस का मतलब ये है कि यदि आप अपने इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से असंतुष्ट हैं, यदि आपको लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, आप सफर कर रहे हैं, और तो आप क्या करेंगे? आप अपने ग्रीवांस को मैनेजमेंट के सामने रखिएगा, या फिर अगर आप ट्रेड यूनियन से, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है आपके अंडरटेकिंग का, तो फिर ट्रेड यूनियन के सामने रखिएगा। तो ये जो आपका ग्रीवांस है, जो आपका असंतोष है, या आपको जो न्याय नहीं मिलने का जो स्थिति है, ये आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। यदि आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, यदि आपका कोई फैमिली प्रॉब्लम है जिससे आपको असंतोष है या जिससे आप डिससेटिस्फाइड हैं, वो एक कारण है, तो उसको आप, उस ग्रीवांस को आप अपने एम्प्लॉयर के यहाँ नहीं रख सकते। ये आपका पर्सनल है, वो आपको खुद सॉल्व करना होगा। जो आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपकी शिकायत है, उसे आप अपने अपने मैनेजमेंट के सामने में या यूनियन के सामने में रख सकते हैं। और ये जो आपका जो भी डिससेटिस्फैक्शन है, ये रियल हो सकता है, ये इमेजिनरी हो सकता है, ये वैलिड हो सकता है, इनवैलिड हो सकता है, लेकिन आप जस्टिफिएबल हो सकता है या रिडिकुलस हो सकता है। लेकिन आप किसी भी तरह से आपको लगता है कि नहीं, हो सकता है कि वो जस्टिफिएबल नहीं हो सकता है कि वो इन अल्टीमेट एनालिसिस वैलिड नहीं पाया जाए, लेकिन आप अपनी ग्रीवांस को रेज कर सकते हैं। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, grievance is what? Grievance is the non-fulfillment of one's expectation from the organizations. आप जो ऑर्गेनाइजेशन से उम्मीद कर रहे हैं कि हमको ये बेनिफिट मिलना चाहिए था, हमको ऐसा वर्किंग कंडीशंस होना चाहिए था, हमको इतना घंटे का काम मिलना चाहिए था, ये जो सारे आपके एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो
इन ग्रीवांसेस को आप रेज कर सकते हैं। अब ग्रीवांसेस के काउजेस क्या क्या होंगे, इतना दूर तक आप समझ गए? यस सर। यस यस सर। आपके ग्रीवांसेस के काउजेस क्या हो सकते हैं? कुछ काउजेस, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द इकोनॉमिक और फाइनेंशियल काउजेस, जैसे कि डिमांड फॉर इंडिविजुअल वेज एडजस्टमेंट्स। यदि आपको लगता है कि हमको उतना वेतन नहीं दिया जा रहा है जितना उसी काम के लिए दूसरे को दिया जाता है, यदि आपको लगता है कि आपके बोनस पेमेंट में बहुत विलंब हो रहा है, यदि आपको लगता है कि आपको ओवर टाइम एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क नहीं मिल रहा है, इस तरह के वेज रिलेटेड, यहाँ पर आपको लगता है कि शायद मेरा हम जो मेरा फेयर एंड एडिक्वेट इमोल्यूमेंट्स होना चाहिए, जितना हमको मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है, तो this would be a grievance which could be raised before the management. दूसरा आपका ग्रीवांस हो सकता है रिलेटिंग टू वर्क इन्वायरमेंट, जैसे कि अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशंस ऑफ वर्क है, जो आपका वर्किंग कंडीशंस है, वहाँ सैनिटाइजेशन का पूरा अच्छा व्यवस्था नहीं है, वहाँ लाइट का पूरा अच्छा व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए वहाँ एयर कंडीशनिंग का व्यवस्था नहीं है, या इस तरह की जो वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, सच एज लाइट, स्पेस, पुअर फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्कप्लेस, डिफेक्टिव टूल्स, इक्विपमेंट्स, जो आपको कंप्यूटर दिया गया है वो 5-5 मिनट पर मान लीजिए हैंग कर रहा है, वो पूरा अपडेटेड नहीं है, इस तरह की जो आपको टूल्स दिया गया है वो डिफेक्टिव है, इस तरह के जो आपके ग्रीवांसेस हैं रिलेटिंग टू वर्क इन्वायरमेंट, ये भी ग्रीवांस रेज करने का एक काउज हो सकता है। इसके अलावा ग्रीवांस रेज करने का एक काउज सुपरविजन है। अब जो आपका सुपरवाइजर या मैनेजर है, उसका जो एटीट्यूड है उससे आप अग्रीव्ड हो रहे हैं, उसका जो प्री कंसीव्ड नोशंस है, उसका जो बायस है, वो फेवरेटिज्म करता है, किसी एम्प्लॉइज को ज्यादा बेनिफिट दे रहा है, किसी को फेवर कर रहा है, किसी को नहीं कर रहा है, भाई भतीजावाद अगर कर रहा है, जाति के आधार पर अगर वो निर्णय ले रहा है, उसका रीजनल फीलिंग्स है कि ये सीमांचल से आता है तो ये झारखंड से आता है तो ये मिथिलांचल से आता है, ये जो रीजनल, या ये नॉर्थ इंडिया का है, ये साउथ इंडिया का है, इस तरह का जो रीजनल फीलिंग्स है, कास्ट एफिलिएशंस जो है, ये अपर कास्ट के हैं, ये लोअर कास्ट के हैं, उसका कोई रिलेशंस है, कोई भाई है, कोई भतीजा है, तो उसके साथ इस प्रकार उसके साथ उसको कुछ अधिक प्रेफरेंस दे रहा है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, इन सारी चीजों से रिलेटेड भी आपके ग्रीवांसेस हो सकती हैं। और आपका ग्रीवांसेस विथ रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया चेंज आ गया, कोई नई पॉलिसी आ गई जो आपको एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है, जिससे आप प्रभावित हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इस पॉलिसी को चेंज करना चाहिए, ये तो ऐसे जो शिकायत हैं विथ रिगार्ड टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज और द पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल, जो न्यू पॉलिसीज कोई लाया गया, कोई नई चीज उन्होंने शुरुआत करी और आप उससे असंतुष्ट हैं, आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है मेरे लिए, तो ऐसे ग्रीवांसेस को भी आप रेज कर सकते हैं, that would be relating to organizational change. So the grievances relating to organizational change could also be raised. दूसरा आप रेज कर सकते हैं, अगर आप अपने कलीग के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, एम्प्लॉय रिलेशन, अगर आप नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि यू आर बिकमिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ
नेग्लेक्ट और ह्यूमिलिएशन, आपको ह्यूमिलेटेड फील हो रहा है, आपको नेग्लेक्टेड फील हो रहा है, आप अलग थलग पड़ गए हैं, आपको लोग रिडिक्यूल कर रहे हैं, ऐसा भी सिचुएशंस आ सकता है। तो इसको भी आप, this could also be a grievance which you could raise before the management or the union, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ मिसलेनियस ग्रीवांसेस हो सकते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफर किसी ऐसे यूनिट में कर दिया गया है जहां आप कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हो, है ना। आपको जो कुछ अलाउंसेस मिलना चाहिए वहां अगर आपकी लीव को कर्टेल कर दिया गया है, अगर आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही है, ये जो तरह तरह के मिसलेनियस काइंड्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन भी हो सकता है। तो मोटा मोटी तो the grievances could be economic, it could be relating to your work environment, it could be relating to supervision, it could be relating to organizational change, it could be relating to employee relation जो मैंने अभी आपको बताया, और there could be some miscellaneous grievances. ग्रीवांसेस को समझने में मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं है, कहीं कोई डिफिकल्टी हो रही है? नो सर। नो सर। अब ग्रीवांसेस का इफेक्ट क्या है? अगर सपोज कीजिए कि कोई एम्प्लॉई डिससैटिस्फाइड है, उसके ग्रीवांसेस को कोई सुन नहीं रहा है, उसके ग्रीवांसेस का कोई निराकरण नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? उस एम्प्लॉइज का मोरल एंड मोटिवेशन अफेक्टेड होगा और उससे ऑर्गेनाइजेशन सफर करेगा, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन घटेगी, मोटिवेशन, काम करने के लिए जो आपका कमिटमेंट है, काम करने के लिए जो आपका उत्साह है, वो आप थोड़ा दुखी रहेंगे, चलो मेरा तो कोई सुनता नहीं है, मेरा इतने समस्याओं पर हम इतने इन लोगों को बता रहे हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो हम क्यों जोर शोर से इतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, होता है ना ऐसा? यस सर। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसका इफेक्ट क्या है कि उसका क्वालिटी प्रोडक्शन में ह्रास होता है, लो क्वालिटी प्रोडक्शन का सिचुएशन होगा, और आपको बाकी तो वो वेजेस दे ही रहा है, आप सब कर ही रहे हैं, उसका फिक्स एक्सपेंडिचर्स हो ही रहा है, लेकिन प्रोडक्शन उसको कम हो रहा है, तो क्या होगा? इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट उसका बढ़ेगा, और इससे ऑर्गेनाइजेशन में एब्सेंटीज्म भी बढ़ता है, आज नहीं जाने का मन है, काम के प्रति अगर आपकी रुचि कम हो गई तो एब्सेंटीज्म बढ़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। It may result in reduction in the level of commitment and sincerity and product punctuality, है ना? यस सर।